आज है हमारी 90 डेज सीरीज का 13th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवर एनवायरनमेंट चैप्टर के उन टॉपिक्स के बारे में जो टॉपिक्स पिछले लेक्चर में छूट गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये 13th लेक्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है फूड वेव। अब फूड वेव के बारे में, इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड chains are interconnected forming a food wave. Food wave shows how many food chains are connected to each other. It is more realistic interpretation on how food is consumed in ecosystem. अब जो फूड वेव है ये एक तरह की बहुत सारा इंटरकनेक्शन हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी चेन मिलकर एक तरह की जाल बनाती है, जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेव। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो है ये इसको खाता है, फिर ये इसे खा जाता है। तो यहाँ पर फिर इसे कौन खाता है? सांप। फिर इसका शिकार करेगा कौन? हॉक या जो ईगल होगा वो। वहीं पर ऐसे ही बहुत सारी फूड चेन क्या कर रही है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रही है, और वही इंटरकनेक्ट होकर एक तरह का जाल बनाती है। तो इसे हम कहते हैं फूड वेव। क्या कहते हैं? फूड वेव कहते हैं। अब ये जो फूड वेव होती है ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है इकोसिस्टम में या पर्यावरण में, क्योंकि कोई भी किसी और के शिकार होने का वेट नहीं करेगा। जैसे कि अगर एक हिरण है जो घास को खाती है, तो उसको कौन खाता है? भेड़िया। तो अब शेर वेट करेगा भेड़िए का कि हाँ भैया तू जाकर हिरण को खा, और उसके बाद मैं वेट करता हूँ तेरा, ताकि तू इसको खाएगा और मैं तुझे खाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। शेर को अगर हिरण पहले दिखा तो वो किसका शिकार कर लेगा? हिरण का। और अगर उसको भेड़िया पहले दिखा तो वो भेड़िए का शिकार कर लेगा। तो ये जो फूड वेव है ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है रियल लाइफ में या इको सिस्टम। तो ये तो थी बात हमारी फूड वेव की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे कहा जाता है एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड में सबसे ऊपर होता है प्रेडेटर। जैसे कि यहाँ पर है ईगल, जो प्रेडेटर कैटेगरीज में आता है, जो क्वाटनरी कंज्यूमर होता है, और सबसे नीचे लेवल पर होता है प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर होता है उसका शिकार करता है प्राइमरी कंज्यूमर, इससे एनर्जी गेन करता है। फिर सेकेंडरी किससे गेन करता है? प्राइमरी से। फिर टर्सरी किससे गेन करता है? सेकेंडरी से। और जो क्वाटनरी होता है वो टर्सरी से अपनी एनर्जी गेन करता है, और ये भी 10% रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? प्रोड्यूसर के पास। फिर होती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर होती है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर होती है टर्सरी के पास, फिर होती है क्वाटनरी के पास में, जो सबसे कम एनर्जी के साथ में होता है, जो टॉप पर होता है। फिर बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की। तो फूड चेन जो होती है ये लीनियर फ्लो होती है, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में 1 by 1 सीक्वेंस में चलती है। इसका कोई भी लीनियर फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारी कॉम्बिनेशन या बहुत सारी फूड चेन से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पर अन ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर लेवल ट्रॉपिक फीड ऑन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो जैसे घास को डियर खाता है, मतलब हिरण खाती है, और उसको कौन खाएगा? शिप, शेर। इसमें कोई भी फिक्स नहीं होता है। इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म का शिकार कर सकता है। शेर को जो भी दिखेगा उसे खा जाएगा। इसमें उसको हिरण के घास के खाने का वेट करना पड़ेगा, फिर उसका शिकार करेगा। फिर डज नॉट इफेक्ट द एडेप्टेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये कॉम्पिटिटिवनेस और उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता, इसमें इफेक्ट होता है। जैसे अगर एक टाइगर किसी का शिकार करता है तो उसके आसपास कोई नहीं आएगा, और वहाँ पर अगर टाइगर आ गया तो उस शिकार के आसपास कोई भी भेड़िया या छोटा मोटा जानवर होगा जिसने उस छोटे जानवर का शिकार किया, तो उसको वहाँ से भागकर जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस होती है या कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी को उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार रखना होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर समरी की।
तो समरी में अ फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट विच मीन्स इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, इट इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ये एक सिंगल डायरेक्शन में चलने वाली चेन होती है। ये सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो कहाँ से लेती है? सन से। फिर ये फूड चेन 10% एनर्जी लो को फॉलो करता है क्योंकि वहां पर 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फूड इन एनी इकोसिस्टम। अब ये जो होता है फूड चेन, ये बेस होता है किसी भी इकोसिस्टम में खाने को सप्लाई करने का। एज एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू प्रीवियस लेवल। अब किसी ने यूज कर लिया एनर्जी को तो पिछले जो लेवल है उसके लिए ये अवेलेबल नहीं होती है क्योंकि वो एनर्जी या तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी या अगला लेवल उसका यूज करने लगता है, उसके पास में पहुंच जाती है। फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल increases with every next trophic level in a food chain. This is called biological magnification. The maximum concentration of such chemical gets accumulated in human bodies as human occupy the top level in any food chain. अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? जब भी कोई एक लेवल से दूसरे लेवल के जानवर को खाता है, मान लो पहला लेवल था प्रोड्यूसर, तो जो प्लांट होंगे उनके पास जितने भी मिनरल या केमिकल सब्सटेंस होंगे उसको कौन खा जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो उसके पास में जो सारा का सारा केमिकल है किसके पास पहुंच जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर के पास। फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर को कोई और खाएगा तो उसके पास खुद का भी रहेगा और जो दूसरा वो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास क्या चले जाएगा? उसका सारा का सारा केमिकल। जैसे कि यहाँ पर मे फ्लाई को कौन खाता है? जो मछली होती है वो, और इस मछली को कोई बड़ी मछली शिकार करेगी जिसे हम बेस कहते हैं। अब इस बेस का शिकार अगर ह्यूमन ने कर लिया तो यहाँ से जो भी केमिकल इसके पास आया था वो इसके बॉडी में चले जाएगा। फिर इसकी बॉडी में जो केमिकल था वो किसके पास चले जाएगा? ह्यूमन के पास। तो इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जहां पर हर लेवल पर केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ता जाता है क्योंकि पुराने वाले से वो गेन करता जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है? तो सबसे पहला है यहां पर इन द ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज अ डेडली पॉइजन। इस ओजोन को हमारे द्वारा जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो धीरे धीरे इसको खत्म कर रही है। हाउएवर एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पर अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर तो ये डेडली गैस है, हमारे आसपास O3 एक तरह की जानलेवा गैस मानी जाती है, पर जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारे लिए जान या रक्षा कवच भी बन जाती है। क्यों? क्योंकि ये सूरज से आने वाली जो नेगेटिव किरणें होती है, नेगेटिव रेज होती है, उनसे हमें बचाती है। इट सील्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करती है? सन से आने वाली यूवी रेज से हमें बचाती है। दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉन टू कोज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग्स। अब यूवी रेज डायरेक्ट ओजोन लेयर से बिना टकराए पृथ्वी पर अगर आ गई तो वो क्या करेगी? हमारी बॉडी में कैंसर का कारण बन सकती है। क्या बन सकती है? कैंसर का कारण बन सकती है। यहाँ पर जो ओजोन लेयर की बात हम कर रहे हैं वो एक तरह की प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है हमारी अर्थ की सरफेस पर, और यही यूवी रेस को आने से हमारी पृथ्वी पर बचाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो भी नेगेटिव किरणें हैं उसमें से कुछ ही किरणें हमारे पास में आ पाती है जो हमारे लिए सही होती है, बाकी सबको ये यहीं पर रिफ्लेक्ट कर देता है सारी की सारी। Zone O3 is present at higher level of atmosphere. It is deadly poison at ground level. जैसे कि उसमें हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर पर अगर ये गैस रहेगी तो बहुत ज़्यादा डेडली पॉइजन मानी जाती है, पर बाहर अगर रहे
आउट स्ट्रेटोस्फेयर में अगर रहे तो वहां पर हमारे लिए रक्षा कवच होता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है। फिर यहां पर ये जो होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो ये O2 जो होती है इस पे यूवी रेज जब पड़ती है तो ये ऑक्सीजन के दो एटम्स के रूप में टूट जाती है। जो यूवी रेज होती है वो जब ऑक्सीजन से टकराती है तो वो क्या करती है, उसको दो भागों में तोड़ देती है, और ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं दोबारा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और वो क्या करती है, O3 बनाती है, O3 ट्राईऑक्साइड बनाती है, जिसकी वजह से ये ओजोन गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये लगातार हमारे अर्थ पर चलती रहती है, क्योंकि यूवी रेज हमारी अर्थ पर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दो भागों में टूटती रहती है और वापस से वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और एक नए कंपाउंड को बनाती है, O3 को। फिर यहाँ पर ये हमारा कारण है, हमारी वजह से ये हो रहा है, जिसे हम कहते हैं डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो हमारी ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसका सबसे पहला जो देखा गया था वो देखा गया था 1985 में, जिसे ओजोन होल के रूप में भी जाना जाता है। इसे अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। दिस डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज ऑफ synthetic chemical like chlorofluorocarbon which are used in refrigerator, ACs, fire extinguisher, aerosol sprays, ETCs। अब यहाँ पर जो ये ओजोन डिप्लेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या यूज़ कर रहे थे, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी एसीज में यूज़ होता था, हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता था, हम स्प्रे एरोसोल जो बनाते थे उसमें यूज़ होता था, फायर एक्सटिंक्शर में यूज़ होता था, और ये उसको ख़त्म कर रहा था। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। इसको उन्होंने 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है और लागू किया था, जिसमें यह कहा गया था कि CFC का यूज़ अब हर कंट्री की तरफ से क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा। अब कोई भी कंट्री CFC का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकती, या हर कंट्री को इस कानून को मानना पड़ेगा, जिसे किसने बनाया था, यूनेप ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बनाया था, और उसको नाम दिया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या दिया था, क्योटो प्रोटोकॉल। कब बनाया गया था, 1986 में, जिसमें CFC का यूज़ करने पर बैन लगा दिया गया था, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव गैस मानी जाती है या कंपाउंड माना जाता है, जो ओजोन लेयर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमोसफेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक। यहाँ पर सबसे पहले जो ओजोन का डिप्लेशन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, 1980s में, और वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उस समय नए नए फ्रीजर्स आए थे, नए नए एसीज आए थे, उसमें जो CFC जो एक तरह का कूलेंट होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। उसका इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर गर्मी बढ़ रही थी, और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और सबसे पहले अंटार्कटिका में 1985 में इस पर होल देखा गया था। यहाँ जो ओजोन होल है, अगर हम बात करें डिड यू नो में, ओजोन होल इज अ रीजन ऑफ एक्सेप्शनली डिप्लेटेड ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओवर द अंटार्कटिक दैट happens at the beginning of the southern hemisphere, spring, August, October. In 1987 the United States Nations Environment Program succeeded। उन्होंने क्या किया था, वो बनाया था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने CFC को क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि भैया अब CFC का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उस समय ओजोन के ऊपर क्या हो गया था, होल क्रिएट हो गया था। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अब भैया जब ओजोन लेयर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंस कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमंस की। तो पहला है यहाँ पे स्किन डिटोरिएशन,
जैसे ही यूवी रेज हमारी बॉडी पर पड़ेगी तो हमें कैंसर जैसी बीमारी या दूसरी तरह की बीमारियां, हमारी रफ स्किन हो जाएगी, जो स्किन का कलर होगा वो काला होना शुरू हो जाएगा, तो स्किन क्या होगी, धीरे धीरे खराब होने लगेगी। और फिर जो स्किन कैंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगेगा, हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाएंगे, हमारी बॉडी जो इम्यून क्रिएट करती है या इम्यूनिटी क्रिएट करती है वो कभी नहीं कर पाएगी। कैरेक्टरेक्ट होने लगेगा, जो एक तरह की आँख की बीमारी होती है जो हमारी आँखों में हो जाती है, और वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी किसकी वजह से, ओजोन डिप्लेशन की वजह से। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, प्लांट सनलाइट पर। विदाउट सनलाइट वो खाना नहीं बना सकता, पर अगर यहाँ पर वो डायरेक्ट यूवी रेज से कांटेक्ट में आएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, जो उसके फॉर्मेशन पर, उसके प्रोग्रेस पर, उसके मेटाबॉलिक रेट पर या उसके इवोल्यूशन पर डिपेंड करेगी। प्लांट पर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वो खाना नहीं बना पाएगा, वो पूरी तरह से क्या करेगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके पत्ते पीले नीले पड़ने लगेंगे, पूरे का पूरा उसका जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है या लाइफ प्रोसेस होती है पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तो ये सब होगा क्यों, क्योंकि ओजोन के ऊपर डिप्लेशन देखने को मिला था, और ये लगातार अगर बढ़ता रहा और ऐसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहे CFC वगैरह का, तो हमारी ज़िंदगी एक समय पर ख़त्म हो जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे मरीन लाइफ पर। तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं form the groundwork of aquatic food webs. This typically grows nearby the surface of the water where there are sufficient sunbeams. Variation UV levels are identified to upset the growth and progression of phytoplankton and certainly the fish that nourish them. अब यहाँ पर ये जो सबसे नीचे का लेवल है समुद्र का, यहाँ पर यूवी रेज थोड़ी बहुत मात्रा में आती जाती है, पर अगर यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये यूवी रेज पहुँची तो ये क्या करेगी, उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट करेगा, और ख़ास करके उन फिशेस पर भी इफेक्ट करेगा जो उनको क्या करती है, नरिशमेंट देती है। और ये फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो अगर ये ही खराब होने लगेंगे तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा जितनी मात्रा में होता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 70% ऑक्सीजन सिर्फ समुद्र ही प्रोड्यूस करते हैं, बाकी का 30% फॉरेस्ट वगैरह से आता है। इसलिए ये जो है यूवी रेज डिप्लीशन मरीन लाइफ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। फिर आता है इफेक्ट ऑन बायोकेमिकल साइकिल्स। इंक्रीज इन UV रेडिएशन आफ्टर affects terrestrial and affects biochemical cycles. The power of greater UV radiation level affect the natural stability of gases, greenhouse gases in the biosphere. Example, carbon dioxide, carbon monoxide, carbonyl sulfide. Fluctuation in UV levels can result in biosphere atmosphere feedback causing to arrangement of an atmospheric buildup of these gases. अब अगर जो मान लो ये फाइटोप्लैंक्टन वगैरह खत्म हो गए तो वहाँ पर क्या जनरेट नहीं होगा, ऑक्सीजन। वो किसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो इसकी मात्रा लगातार बढ़ेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर ये बायोकेमिकल इफेक्ट को भी क्रिएट करता है, कौन, जो ओजोन डिप्लेशन है वो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। पहले तो ह्यूमंस में स्किन कैंसर, फिर मरीन लाइफ में पूरा का पूरा चेंज, फिर बायोकेमिकल चेंज। इस तरह से ओजोन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर ओजोन डिप्लेट हो गई तो हम पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, हम पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे, और जो पृथ्वी अभी तक जीवनदायिनी कही जाती है वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसको बचाने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कंट्रोल प्राइवेट ड्राइविंग। यहाँ पर को शेयरिंग की जा सकती है। कहीं भी अगर हमें जाना हो तो आजकल क्या करते हैं कि यार भैया मुझे ऑफिस जाना है तो कार लेकर चले गए, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसे व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं जो पब्लिक
यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे ट्रेवल करते हैं, ताकि जितने कम व्हीकल यूज़ होंगे उतना ही कम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस इको फ्रेंडली हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। हम आज अभी तक क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बन या ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उनको हटा देना चाहिए। यहाँ पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं हमारे इंडिया से और पूरी दुनिया में लगातार हर महीने 100 से 150, क्योंकि सैटेलाइट इतने सारे लॉन्च हो चुके हैं। अगर बात करें सिर्फ स्पेस एक्स की तो 2000 से ज़्यादा सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पर जो रॉकेट लॉन्च होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये कार्बन यूज़ होता है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बनती है, जिसकी वजह से भी ओजोन इस्तेमाल या ओजोन डिप्लीट होता है, ख़त्म होता है। तो ऐसे में यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे कानून बनाए जाने चाहिए। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है एसीज वगैरह में कूलेंट के तौर पर, उनको भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करने चाहिए। लोग कहते हैं ना कि वो ट्री लगाओ देश बचाओ, ऐसे में जो ट्रीज होता है उनको लगाने से कम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। क्यों, जो प्लांट होता है वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने ज़्यादा प्लांट होंगे उतने ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होगा और उतना ही कम नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ओजोन लेयर पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट गार्बेज डिस्पोजल की। तो गार्बेज डिस्पोजल का जैसे जैसे हमारी लाइफ इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे हमारी वेस्ट मटेरियल की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसे हम कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसको प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेकर आते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उससे गार्बेज क्रिएट होता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला तरीका है हमारे उसमें 2 केन्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ये एक होती है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मतलब सब्जियों वगैरह का कचरा डालना चाहिए, एक होती है जिसमें सूखा कचरा प्लास्टिक वगैरह का कचरा डालना चाहिए, तीसरी होती है जिसमें कांच वगैरह का कचरा डालना चाहिए, बॉटल्स वगैरह। इसको सेग्रीगेट कर कर हमारा जो किचन का वो होता है उसको ड्राई और वेस्ट को अलग करना चाहिए। फिर आता है जो वेस्ट होता है उसको अलग से एक ग्रीन बॉटल में या उसमें डालना चाहिए, जिससे हम यूज़ करके क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, जो वापस से खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राई वेस्ट केन्स प्लास्टिक मेटल्स अलग रखनी चाहिए। फिर वी कैन ऑल्सो मेक अ सेपरेट बिन फॉर केमिकल वेस्ट लाइक बैटरीज, ओल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी एंड फोन्स। इनके लिए भी हम एक अलग डस्टबिन बना सकते हैं जिन्हें हम अलग रख सकते हैं या अलग से दे सकते हैं, ताकि वो जो भी जगह पर गार्बेज का डिस्पोजल करती है, जैसे इंदौर का सिस्टम बहुत ज़्यादा वो होता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, डेवलप्ड है। तो यहाँ पर गार्बेज का जो डिस्पोजल होता है बहुत ही हाई लेवल पर होता है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है वो रेगुलर बेसिस पर आती है, तो एक गाड़ी में ही 3 तरह के कंटेनर्स होते हैं। एक में होता है ग्रीन जो ड्राई वेस्ट होता है उसके लिए, एक होता है वेस्ट के लिए। तो ऐसे ही हमारे घरों में भी हम अलग अलग कंटेनर्स का यूज़ कर कर गार्बेज डिस्पोजल को प्रमोट कर सकते हैं या डिस्पोज कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी चीज़ जो समय के साथ में धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ख़त्म हो जाती है, तो उसे कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती, जैसे प्लास्टिक वो कभी भी नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती, तो उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये हार्मफुल होती है, इससे कोई भी हार्म नहीं होता। जैसे सब्जियों के पत्ते वगैरह होते हैं तो ये सूख कर वापस क्या बना लेते हैं, खाद, और वो मिट्टी को नरिशमेंट देते हैं। पर प्लास्टिक कभी भी नहीं देती, वो एक तरह का पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, ये सिंथेटिक मटेरियल से बनता है, ये कभी भी मैन्योर में कन्वर्ट हो सकता है, इसे सिर्फ रीयूज या रिसाइकल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा वुड वेस्ट पेपर या हमारी वेजिटेबल का बचा हुआ वो। इसके एग्जाम्पल से प्लास्टिक बैग्स, केन्स, डिस्पोजेबल्स और बॉटल्स।
ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स है और ये है बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल्स। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जिसमें हम वेस्ट डिस्पोजल के लिए कौन कौन से तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तरीका है लैंड फिल, दूसरा इंसैलिनेशन, वेस्ट कॉम्पैक्शन, फिर आता है बायोगैस जनरेशन, कंपोस्टिंग, बर्मी कंपोस्टिंग, और इन सब के बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ की रिसाइकलिंग की। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती है, उनको क्या किया जाए, रिसाइकल कर कर उसमें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका रीयूज किया जा सकता है। फिर आता है हमारा यहाँ पर लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स का मतलब होता है कि जो वेस्ट होता है उसको मिट्टी के अंदर गड्ढे खोदकर लेयर बाय लेयर्स क्या किया जाता है, पहले कचरा डाला जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली जाए, फिर उसके ऊपर कचरा डाला जाए, फिर इस तरह से एक गड्ढा खोदकर इन सारे कचरों को या जितना भी गार्बेज होता है उसको दफना दिया जाए, तो उसे कहा जाता है लैंडफिल। फिर आता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग टू द वाटर। अब यहाँ पर एक तरह का ऐसा सीवेज प्लांट को लगाया जा सकता है जहाँ से पानी जो हम ड्रेन का इस्तेमाल करते हैं या पानी जो हमारा बाथरूम वगैरह से जाता है ड्रेनेज में, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर कर कर प्रॉपर फिल्टर करने के बाद में, क्लेरिफाई करने के बाद में क्या कर दिया जाता है, वापस से किसी नाले या नदी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो पानी वापस से यूज़ किया जा सके, या किसी तालाब में छोड़ दिया जाता है जहाँ पर वो पानी को स्टोर किया जा सके, जो कुछ समय के बाद में क्या हो सके, क्लीन किया जा सकता है। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, सीवेज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा सकता है, क्लीन कर कर वापस मिट्टी में या ज़मीन में डाला जा सकता है, जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। फिर आता है हमारा बायोगैस प्लांट। अब हमारे जो भी गाय बैल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर घास को खाते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक बॉक्स में या एक तरह से एक वो बनाया जाता है कंटेनर टाइप में, तो उसमें डालकर उसको घुमाया जाता है। जितना ज़्यादा घुमाते हैं उससे एक गैस रिलीज होती है, एक तरह की स्लरी रिलीज होती है, जिसको यहाँ लाया जाता है, जिसको पूरी तरह से फिर से मिक्स किया जाता है। तो इसमें से जो गैस रिलीज होती है वो कहाँ लाई जाती है, यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। अब ये गैस को एक तरह से स्टोरेज रूम में लाकर रखा जाता है और उसका इस्तेमाल हमारे गाँव में भी किया जाता है। गाँव में बायोगैस बहुत ज़्यादा चलती है। फिर ये जो यहाँ से आती है, यहाँ से थोड़ी बहुत फिल्टर होने के बाद में इसको कहाँ पहुँचा दिया जाता है, यहाँ पर। यहाँ से पहुँचाने के बाद में ये इस मोटर पे जाती है, ये मोटर को चलाया जाता है, जिससे क्या जनरेट होती है, एनर्जी। और उसी बायोगैस से हम क्या कर सकते हैं, हाँ आजकल तो व्हीकल्स को भी चलाया जा सकता है। तो यहाँ जो 9 पॉइंट होता है, यहाँ पर स्टोर कर कर इस एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है और उस बायोगैस को भी आगे सप्लाई कर दिया जाता है, जिससे हमारे व्हीकल्स को चलाया जा सकता है। तो हम मैन्योर से, जो हमारे वेजिटेबल चीज़ थी, उससे क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। खाद से हम क्या बना सकते हैं, बायोगैस, जो कि एक नेचुरल गैस होती है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंजेस इनटू मैन्योर। अब यहाँ पर जो हमारा बचा कुचा खाद है, जो भी सारी चीज़ें हैं, इसको लाकर क्या करेंगे, यहाँ पर गाड़ देंगे। हमारे घरों में, जैसे हमारे घरों में क्या हुआ, यहाँ पर हमने डस्टबिन में सारा कचरा डाला था, उस कचरे को हमने लाए यहाँ पर, उसको किस में डाल दिया, इस तरह के बॉक्स में डालकर या एक तरह के गड्ढा खोदकर उसमें डाल देंगे। उसके ऊपर मिट्टी लगा देंगे। तो मिट्टी लगाने की वजह से वो सारा का सारा जो ये वेस्ट मटेरियल था वेजिटेबल का, वो क्या करेगा, सड़ गल कर मैन्योर बना लेगा, जो कि एक नेचुरल खाद होती है। और इस नेचुरल खाद का इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं। इसे कहा जाता है कंपोस्टिंग, और ये गाँव में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। गाँव में खाद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है।
फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा रीयूज। अब मान लो हमने एक केन लेकर आए ऑयल की, उसका हमारे पास कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो हम उससे क्या बना सकते हैं, एक तरह का नया आइटम बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, जिससे उस प्लास्टिक का रीयूज हो गया और हमारे घर की सजावट भी हो जाती है। तो इसे कहा जाता है रीयूज करना, कोई भी चीज़ को रीयूज कर कर उसका इस्तेमाल करना। और यहाँ पर ही हमारा जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट पूरी तरह से ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको हमारा ये लेक्चर और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।